हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है यानी 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इस प्रश्न पत्र को स्टार्ट किया था, साथ ही कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके बाद हम क्या कर रहे थे, एक हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था जो मैंने आपको होमवर्क से दिया था। इस क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपका जो प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है। 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम परिमाण में किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर सारेखित है। यानी क्या कहा गया है कि जो आपका द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है, डायपोल मोमेंट है एक इलेक्ट्रिक डायपोल का, वो आपको दिया गया है। साथ ही साथ आपसे ये कहा गया है कि जो आपका आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी आपको यहाँ पे दी गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, साथ ही साथ आपको क्या दिया गया है, पी यानी द्विध्रुव आघूर्ण भी दिया गया और दोनों के बीच का आपको एंगल दिया गया है 30 डिग्री का। वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको टॉर्क निकालना है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट, ठीक है, 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर is inclined at an angle theta 30 to a uniform electric field of magnitude 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द टॉर्क अप्लाइड इन द इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, आपको डायपोल मोमेंट दिया गया है, यानी पी दिया गया है, ई दिया गया है, थीटा दिया गया है, आपको टॉर्क निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे हम नोट कर लेंगे। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, आप ये लिखेंगे। सबसे पहले आपको दिया गया है डायपोल मोमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। एक विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना दिया गया है, 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। साथ ही साथ आपको थीटा दिया गया है, एंगल थीटा, ठीक है, कितना है 30 डिग्री का। और क्या दिया गया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र E कितना दिया गया है, E कितना है 5 × 10⁴ न्यूटन, 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे आपको E की वैल्यू दी गई है, ठीक है, क्या दिया गया है, P दिया गया है और थीटा आपको दिया। क्या निकालना है, टॉर्क यानी टॉर्क। तो टॉर्क निकालने का फॉर्मूला है आपका P डॉट या PE साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला है, क्या है आपका PE साइन थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन लिखेंगे, फिर आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप सारी वैल्यूज को रख देंगे। P का मान कितना है, P का मान आपका है 4 × 10⁻⁹। E कितना है 5 × 10⁴,
साइन थीटा कितना है? साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 4 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 5 इंटू 10⁴ 1/2। तो कितना आया? 10 इंटू 10⁻⁻9 प्लस 4, 10 इंटू, आप लिख सकते हैं 10 1 - 9 प्लस 4, यानी 10⁻⁻9 प्लस 5 या 10⁻⁻4। ठीक है, आपका क्या आ गया? यहाँ पे आंसर आ गया है। तो ये होगा आपका तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर। ठीक है, टॉर्क, टाउ का मान ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला आपका प्रश्न है, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण कोश के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। Establish a relation for electric field intensity due to a uniformly charged spherical shell at a point outside the shell। यानी यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे आपके पास एक शेल है, एक कोश है, जो कि कैसा है? आवेशित। उसके बाहर एक बिंदु पर आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो है रिलेशन निकाल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लेना है? एक शेल लेना है। तो सबसे पहले हम एक शेल मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है? एक आवेशित शेल है। मान लीजिए ये आपका आवेशित शेल है और इसके चारों तरफ क्या है? या इस पर जो सरफेस चार्ज है वो कितना है? आपका धनावेश है, यानी आपका पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके कारण क्या होगा? एक गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन जो सतह है वो उत्पन्न होगी। और वो कैसी होगी? मान लेते हैं हम इस तरीके से। अब ये जो हमारा शेल है, ये जो कोश है, इसका हम रेडियस ले लेते हैं कैपिटल आर। और ये जो आपका गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सतह है, ठीक है, इसका हम रेडियस ले लेते हैं आर। अब हम मानते हैं कि हमारे पास एक एरिया है। ठीक है, एक एरिया हम मान रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा? आपका इस चार्ज के कारण क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और वो किस तरफ होगा? इस तरफ। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम धनावेश की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके जो फील्ड की दिशा होती है वो बाहर की ओर। तो यहाँ पर भी आपके इधर पे है। एरिया वेक्टर की बात करें, क्षेत्रफल की दिशा की बात करें, वो भी उसी दिशा में होगा, यानी दोनों एक ही तरफ होंगे। ठीक है, दोनों की दिशा क्या है? एक ही है, एक ही दिशा भी। और किसकी दिशा? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई की दिशा। तो यहाँ पे जब दोनों एक ही दिशा में है, एक ही तरफ है, तो एंगल क्या हो जाएगा? थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। थीटा क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच में 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे एक छोटा हम एरिया ले रहे हैं, डीए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमने क्या किया है? एक जो है यहाँ पे हमने जो है एक आपका शेल माना है। ठीक है, ये जो शेल है ये क्या है? इसके सतह पर आवेश है, जिसके कारण क्या हो रहा है? चारों तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब हमने इसके कारण एक गॉसियन सरफेस माना जिसका रेडियस स्मॉल आर है। इसका कैपिटल आर है, इसका स्मॉल आर है। और यहाँ पे हमने एक छोटा सा एरिया लिया डीए और इलेक्ट्रिक फील्ड ली। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा और एरिया वेक्टर की दिशा, क्षेत्रफल की दिशा, दोनों एक है। और दोनों के बीच में जो एंगल है, जो थीटा हमने लिया है, वो 0 डिग्री लिया। क्या लिया है? 0 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो आप यहाँ पे आप थ्योरेटिकल लिखेंगे, थ्योरी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लेट अस कंसीडर a uniformly charged shell of radius capital R
ड्यू टू विच a Gaussian surface develop around it, which is having radius small r. ठीक है, तो आप लिखेंगे माने कि, मान लेते हैं कि एक गोलीय कोश एक समान आवेशित गोलीय कोश आवेशित गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, कैपिटल आर है। इसके कारण एक गोलीय गौशीय सतह इसके चारों ओर उत्पन्न होती है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। ठीक है, क्या आप लिखेंगे पहले, इस गॉसीय पृष्ठ पर हम एक डीए क्षेत्र लेते हैं, इस पर थीटा की वैल्यू, थीटा का मान जो है, मान 0 या 0 है। क्यों है, क्योंकि डीए या जो एरिया वेक्टर है और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है ई का जो मान है, दोनों एक ही है। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, हम ये मानेंगे ई डॉट डीए जो कि क्या है आपका फ्लक्स। ठीक है, तो आप लिखेंगे विद्युत फ्लक्स बराबर, यानी फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट डी फाई बराबर ई डॉट डी ए, या ई डी ए कॉस थीटा कितना है 0 डिग्री, तो ये जाएगा ई डी ए, डी फाई आया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पूरी सरफेस के लिए लेंगे, पूरी सतह के लिए लेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेट हो, तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। ठीक है, ये आपका इस यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसी बाहर आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे डी ए। ठीक है, तो फाई ई बराबर ई की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर होगा। ठीक है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा। ठीक है, और ये आपका हो गया एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर किसका आएगा, आपके शेल का। तो शेल का क्या लेंगे हम, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है आपका एक गोले का, 4 पाई आर स्क्वायर। ये आप यहाँ पे लेंगे। ठीक है, इस तरीके से लेंगे आप यहाँ पे हम स्मॉल आर लेंगे क्योंकि हम किसे कंसीडर कर रहे हैं,
स्मॉल आर हमारा, ठीक है, गॉसियन सरफेस का है, तो यहाँ पे आपका स्मॉल आर है, ठीक है। 4 पाई आर सॉल्व करेंगे तो आपके पास हो जाएगा फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसे आप इक्वेशन 1 मानेंगे, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे आपके पास ये आया है। इसके साथ साथ हम क्या जानते हैं, फाई की वैल्यू क्या है आपकी, आपकी फाई की वैल्यू है ई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी है। तो यहाँ पे आपके जो दो इक्वेशन है इनको अगर हम इक्वेट कर दें तो आपके पास जाएगा ई 4 पाई आर स्क्वायर होगा ये स्मॉल आर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, तो ई हो जाएगा आपका क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब इसके साथ साथ अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो आपका पृष्ठ क्षेत्रफल घनत्व जो होगा, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा बराबर होगा आपका क्यू अपॉन, ठीक है, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम पृष्ठ चार्ज घनत्व की बात कर रहे हैं, तो ये आपका यहाँ पे आर जो है आपका जो शेल लिया है उसका रेडियस, तो आपका इस तरीके से आएगा, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू रखेंगे, तो क्यू होगा, क्यू बराबर होगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, इसको आप यहाँ पे रख देंगे सेकेंड में, तो हो जाएगा E इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, यहाँ पे रखेंगे आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल्स टू जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो R है वो आपकी कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि जो E है वो कहाँ पे हो जाएगा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, यानी जो E है या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, जो आपका गॉसियन सरफेस में जो आप बिंदु ले रहे हैं, जो भी आप बिंदु ले रहे हैं जहाँ पे आवेश निकाल रहे हैं, उसकी दूरी पर ये, उसकी दूरी के स्क्वायर पर ये निर्भर कर, तो ई आपका हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब ये ऐसा क्यों आया है, अब ये ऐसा इसलिए आया है क्योंकि जो आपकी क्या है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये जो है ये हमने कांस्टेंट ले ली है, ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यू ले ली है, ठीक है। तो इसलिए आपका क्या हुआ है यहाँ पे E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर आर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो आपका अगला प्रश्न है वैद्युत बल रेखाओं के दो गुण लिखिए, राइट डाउन टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, विद्युत बल रेखाएं होती है, उनके आपको दो गुण लिखने। तो अगर हम फील्ड लाइंस या जो आपकी क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी बात करें, तो क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, ये हमेशा क्या होती है, जो आपकी सतह है, जो सरफेस है, उसके हमेशा लंबवत यानी परपेंडिकुलर होती। जहां पे आपकी क्षेत्र रेखाएं अधिक होंगी, यानी जहां पे आपको क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या आ रही है, अधिक आ रही है, तो वहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, ठीक। और जहां पे रेखाएं कम होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उनके ऊपर जो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कैसी होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, हमेशा लंबवत होती है, ठीक है। अगर ये एक दूसरे से दूर है तो वहां पे क्या होगा, आपकी इंटेंसिटी कमजोर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र कम होगा, और जहां पे ज्यादा होगी संख्या वहां पे ज्यादा होगी, यानी ये किस पर डिपेंड कर रहा है, इसकी संख्याओं के। अब आंसर की बात कर लेते हैं, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी फील्ड रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, दे आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। ये सरफेस चार्ज की क्या होती है, लंबवत होती है, पृष्ठ आवेश उसकी क्या होती है, लंबवत यानी परपेंडिकुलर होती है। द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग व्हेन द लाइंस आर क्लोज टुगेदर एंड इट इज वीक व्हेन द फील्ड लाइंस मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, यानी जब रेखाएं एक दूसरे के करीब होती हैं तो क्षेत्र कैसा होता है, मजबूत होता है, यानी स्ट्रॉन्ग होता है,
और जब छेद रेखा एक दूसरे से दूर हो जाती है तो यह कमजोर होती है, यानी वीक होती है। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी फील्ड रेखाओं की जो संख्या होती है वो आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। तो ये क्या है, ये कुछ गुण है, आप इनमें से कोई भी दो गुण लिख सकते, ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले आवेशित कण द्वारा प्राप्त वृत्त पथ की त्रिज्या का सूत्र ज्ञात कीजिए। फाइंड द फॉर्मूला ऑफ रेडियस obtained by a charged particle entering perpendicularly in a uniform magnetic field। क्या कहा गया है कि जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, वो यूनिफॉर्म है, एक समान है, और क्या होता है, एक चार्ज पार्टिकल, एक आवेशित कण जो है वो इस फील्ड में लंबवत आता है। यानी यहाँ पे सिंपली आपको कहा गया है कि थीटा का मान 90 है। तो इस केस में जो ये वृत्त पथ, जो ये वृत्त पथ में चलेगा, गमन करेगा, तो आपको उसका रेडियस का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मान ले कि एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर में प्रवेश करता है, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है। मान लें इस आवेश का चार्ज है, चार्ज क्यू है, चार्ज क्या है, क्यू है, ठीक है, और वेलोसिटी या वेग v। चुंबकीय क्षेत्र b है तथा प्रवेश करने के बाद यहाँ एक गोलीय पथ पर या वृत्तीय पथ पर चलता है, जिसका वेग v तथा त्रिज्या r है। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, आपका F बराबर हो जाएगा Q V B साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि हमने क्या बोला है कि जो आपका आवेश है वो लंबवत प्रवेश करता है। तो थीटा की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, 90 डिग्री। तो आपका F की वैल्यू जाएगी F बराबर Q V B साइन 90 डिग्री। तो F बराबर हो जाएगा Q V B, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन इसे मान लेंगे, पहला समीकरण, ठीक है। फोर्स या जो आपका बल आया है वो इतना है। अब ये जो बल है, ये जो चुंबकीय बल लगेगा, चुंबकीय बल के कारण क्या होगा, आपका जो चार्ज है वो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, यानी उसे एक सेंट्रीपिटल या अभिकेंद्रक बल वो देगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे चुंबकीय बल के कारण आवेश पर अभिकेंद्रक बल लगेगा, ठीक है, अभिकेंद्रक बल लगेगा। तो ये जो अभिकेंद्रक बल होगा इसका मान होगा F इक्वल्स टू एम वी अपॉन आर, F बराबर एम वी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, सेकेंड इक्वेशन होगी, पहले आप इसे नोट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे आपका एम वी स्क्वायर आर होगा, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ठीक है। F बराबर एम वी स्क्वायर आर। तो आप पहली और दूसरी इक्वेशन से क्या आपको मिलेगा, आपको मिलेगा क्यू वी बी बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर,
v से v कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, r का मान निकालना है, तो r बराबर हो जाएगा m v अपॉन q b, या r बराबर हो जाएगा v अपॉन q अपॉन m इंटू b। तो ये आपका r का मान या त्रिज्या का मान आ गया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर है, तो f बराबर mv स्क्वायर r होगा, ठीक है। तो बच्चों आज हमने जो आपका 2020 का प्रश्न पत्र है इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, जिसमें हमने यहाँ पे 2 डेरिवेशन किए और साथ ही साथ आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन भी किया है और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन किया। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको इनको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।